दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों की हॉलीवुड फिल्मों से तुलना करते हैं तो अंतर ज़मीन आसमान सा दिखाई देता है। हमारी बॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों की तकनीकों, हैरत अंगेज दृश्यों, एक्शन सीन, फिल्मों की नई और अनोखी कहानी या भव्य सेट के सामने कहीं भी टिकती नज़र नहीं आती। हॉलीवुड की फिल्में हमें अलग ही काल्पनिक दुनिया में ले जाती हैं। इस दुनिया में कई बार दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशा जाता है तो कई बार सुपर हीरो, सुपर विलन और सुपर मॉन्स्टर की कल्पनाएं की जाती हैं। अलग अलग स्टूडियोज़ द्वारा अलग अलग सुपर हीरोज़ की विभिन्न फिल्मों की सीरीज बनाई गई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सीरीज एवेंजर्स मार्वल स्टूडियो द्वारा बनाई गई है। वहीं सुपरमैन या बैटमैन डीसी स्टूडियो के द्वारा निर्मित हैं। इसी तरह से मॉन्स्टर वर्स नामक एक और स्टूडियो भी है। इस स्टूडियो ने किंग कॉन्ग और गोडजिला नामक दो विशाल कल्पित प्राणियों के ऊपर फिल्में बनाई हैं, यानी जैसा नाम वैसा काम। शायद आपने भी मॉन्स्टर वर्स के इन दो मॉन्स्टर जीवों को फिल्मों में जरूर देखा होगा। एक और जहां गोडजिला दिखने में किसी मगरमच्छ और डायनासोर के मिलते जुलते रूप का ही एक विशालकाय जीव है, वहीं किंग कॉन्ग एक साधारण गोरिल्ला का ही असाधारण रूप है। ये गोरिल्ला बेहद ही विशाल है। अभी हाल ही में मॉन्स्टर वर्स की नई फिल्म गोडजिला वर्सेस कॉन्ग भी आई है, जिनमें इन दोनों दानवों को लड़ते हुए दिखाया गया है। तो चलिए इन दोनों जीवों की खूबियों के आधार पर कल्पना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जीव सच में हो और इनका आपसी मुकाबला हो जाए तो किस जीव की जीत होगी और किसे पराजय का स्वाद चखना पड़ेगा। दोस्तों, मॉन्स्टर वर्स स्टूडियो की कहानी के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी के पास चुंबकीय शक्ति नहीं थी, जिस कारण सूरज की हानिकारक पराबैंगनी और रेडियो एक्टिव किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती थी। इन्हीं किरणों के प्रभाव से धरती पर बेहद ही बड़े बड़े जीव पैदा हुए। इन विशाल जीवों का मुख्य खाना धरती की हवा में मौजूद रेडिएशन ही था। ये जीव पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे। ये जीव हवा में मौजूद रेडिएशन के साथ साथ एक दूसरे को भी खा जाते थे, जिस कारण इनमें आपस में ही खूंखार लड़ाइयाँ भी होती थी। तभी अचानक एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता है। इस उल्का की टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी की मिट्टी अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गई, जिस वजह से सूरज की किरणें लगातार कई सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक ना पहुंच पाने के कारण अब यहाँ के वातावरण में मौजूद रेडिएशन खत्म होने लगा। बगैर इस रेडिएशन के इन विशालकाय जीवों का जीना संभव नहीं रहा और ये जीव मरने लगे। वहीं दूसरी ओर उल्का के टकराने के कारण पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंदर से खोखला हो गया और इस खोखले हिस्से के अंदर एक अलग ही दुनिया निर्मित हो गई। ये दुनिया छुपी हुई है, ये किसी को नज़र नहीं आती। इस दुनिया का गुरुत्वाकर्षण बल भी कुछ इस तरह से है कि यहाँ रहने वाले जीव हमारी तुलना में उल्टे होकर चलते हैं। पृथ्वी के अंदर बसी इस दुनिया में पृथ्वी की कोर से आती गर्मी ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इसी स्रोत से इस खोखली दुनिया के वातावरण में लगातार रेडिएशन फैलता रहता है, जो कि यहाँ रहने वाले जीवों के लिए बेहद ही जरूरी है। जब पृथ्वी के वातावरण में रेडिएशन खत्म हो गया था तो पृथ्वी पर मौजूद अनेकों बड़े मॉन्स्टर जीव इसी खोखली दुनिया में रहने चले गए थे। गोडजिला और किंग कॉन्ग इसी खोखली दुनिया के मूल निवासी हैं। इस खोखली दुनिया का राजा बनने के लिए कभी कॉन्ग और गोडजिला के पूर्वजों में भिड़ंत हुई थी। इस मुठभेड़ में कॉन्ग के पूर्वज मारे गए, लेकिन किंग कॉन्ग किसी तरह से अपनी जान बचाकर इस खोखली दुनिया से बाहर निकल आया और पृथ्वी के बाहरी वातावरण में रहने के अनुसार खुद को ढाल लिया। ये एक ऐसे आइलैंड पर रहता है जहां बाहरी इंसानों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस आइलैंड पर भी कुछ इंसान रहते हैं। समय समय पर कॉन्ग की ही तरह जमीन के अंदर खोखली दुनिया से भांति भांति की छिपकलियों जैसे जीव भी बाहर आते रहते हैं। कॉन्ग इन छिपकलियों को मारकर इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी इंसानों की रक्षा करता है, जिस कारण ये लोग कॉन्ग की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2014 की फिल्म गोडजिला और वर्ष 2019 की फिल्म गोडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में हमने देखा कि गोडजिला भी इंसानों की रक्षा अन्य बड़े मॉन्स्टर जीवों से करता है। यानी गोडजिला और किंग कॉन्ग दोनों ही ऐसे जीव हैं जो इंसानों के दुश्मन तो बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि दोनों ही इंसानों के काफ़ी मददगार हैं। अगर हम गोडजिला और कॉन्ग का मुकाबला करते हैं तो हमें सबसे पहले इनके आकार और ताकत की तुलना करनी होगी।
कोंग स्कल आइलैंड फिल्म में कोंग की ऊंचाई अन्य फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक दिखाई गई है। इस फिल्म के अनुसार किंग कोंग की ऊंचाई करीब 150 फीट है, वहीं इसका वजन 300 टन के करीब है, यानी ये विशालकाय महामानव 50 अफ्रीकी हाथियों से भी अधिक भारी है। साथ ही इसके शरीर की वृद्धि कभी नहीं रुकती, बल्कि जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसका आकार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर गॉडजिला की कदकाठी की बात की जाए तो पैरों से लेकर सर तक की इसकी ऊंचाई कोंग से थोड़ी ही अधिक है। गॉडजिला की ये ऊंचाई करीब 160 से 170 फीट के आसपास होगी। वैसे गॉडजिला की जितनी ऊंचाई है तकरीबन उतनी ही लंबी इसकी पूंछ भी है, यानी पूंछ सहित गॉडजिला 300 फीट से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। वहीं इसका वजन भी कोंग से कहीं अधिक यानी 500 टन के आसपास जरूर होगा, किंतु कोंग के पास बेहद ही ताकतवर भुजाएं भी हैं। अपने मजबूत हाथों से कोंग किसी तरह का हथियार आदि इस्तेमाल करने में भी सक्षम है, या ये अपने हाथों की पकड़ से अपने विरोधी को उठाकर पटक सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर गॉडजिला को देखें तो गॉडजिला मुंह से आग और परमाणु विकिरण छोड़ने वाला मॉन्स्टर है। इस आग और परमाणु विकिरण के दम पर ये राक्षस जीव किसी पूरे के पूरे शहर को भी पल भर में ही तबाह कर सकता है। कोंग की भांति गॉडजिला के पास भी हाथ हैं, किंतु इसके हाथ कोंग की अपेक्षा कमजोर और कम विकसित हैं। लेकिन गॉडजिला की त्वचा मगरमच्छ की सख्त त्वचा का और भी अधिक विकराल रूप है। इस त्वचा पर किंग कोंग द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के हथियार का प्रहार व्यर्थ साबित हो सकता है। अगर अन्य खूबियों की बात की जाए तो एक और जहां गॉडजिला अपनी ताकत और अपने मुंह से उगलते परमाणु विकिरण से अपने दुश्मनों को परास्त कर सकता है, वहीं कोंग अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी बेजोड़ इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि स्कल आइलैंड फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक पेड़ का प्रयोग कोंग छिपकली पर हमला करने के लिए करता है। साथ ही एक पुराने समुद्री जहाज के प्रोपेलर से वो इन विशाल छिपकलियों को चीर डालता है। किंतु गॉडजिला की त्वचा महाभारत के महारथी दानवीर कर्ण के कवच के ही समान है। फिल्मों में दिखाया गया है कि गॉडजिला की त्वचा पर परमाणु बम का इस्तेमाल करने पर भी कोई असर नहीं होता। इसके शरीर के कांटे और इसकी पूंछ किसी भी परमाणु ऊर्जा को सोख सकते हैं। वास्तव में गॉडजिला का तो पूरा शरीर ही धधकती हुई परमाणु भट्ठी के समान है। इस घातक विशाल जीव को अनेकों बार कोंग से भी अधिक बड़े और बलशाली जीवों को मारते हुए विभिन्न फिल्मों में दिखाया गया है। यानी अगर किंग कोंग और गॉडजिला की आमने सामने की लड़ाई होती है तो बेहद ही अधिक संभावना है कि जीत गॉडजिला की ही होनी चाहिए। गॉडजिला अपने मुंह से निकलते परमाणु विकिरण के प्रभाव से कोंग को जलाकर राख कर सकता है। वैसे इसी साल रिलीज हुई फिल्म गॉडजिला वर्सेस कोंग में दिखाया गया है कि कोंग के पास मरे हुए गॉडजिला की हड्डियों से बनी एक कुल्हाड़ी है। ये कुल्हाड़ी परमाणु ऊर्जा से चार्ज होती है। इस कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से न सिर्फ गॉडजिला की कवच जैसी त्वचा को भेदा जा सकता है, अपितु ये कुल्हाड़ी गॉडजिला द्वारा छोड़े गए परमाणु विकिरणों को भी सोख सकती है। फिल्म में इसी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से गॉडजिला को घायल होते हुए भी दिखाया गया है। कोंग गॉडजिला से अधिक फुर्तीला और ज्यादा उछल कूद मचाने में सक्षम भी है। अगर कोंग के पास उसकी कुल्हाड़ी हो तो लड़ाई का पांसा पलट सकता है। कोंग अपनी परमाणु ऊर्जा युक्त कुल्हाड़ी के इस्तेमाल से गॉडजिला को जानलेवा जख्म दे सकता है। जब गॉडजिला अपनी परमाणु ऊर्जा छोड़ेगा तो बुद्धिमान किंग कोंग गॉडजिला द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को अपनी कुल्हाड़ी के भीतर सोख सकता है। वैसे भी गॉडजिला अपने मुंह से लगातार परमाणु विकिरण नहीं छोड़ पाता, उसे हर बार अपनी ऊर्जा दोबारा से इकट्ठी करनी पड़ती है। ऐसे में मौका मिलने पर कोंग गॉडजिला द्वारा फेंकी गई ऊर्जा से चार्ज हुई अपनी कुल्हाड़ी का वार गॉडजिला की गर्दन पर करके गॉडजिला को परलोक पहुंचा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि कुल्हाड़ी की मदद से कोंग गॉडजिला को हरा दे, किंतु कुल मिलाकर इन दोनों की लड़ाई में जीतने की अधिक संभावना गॉडजिला की ही है। बिना कुल्हाड़ी के तो किंग कोंग शायद कुछ ही देर गॉडजिला के सामने टिक पाएगा। वैसे भी किंग कोंग शब्द में किंग का मतलब राजा होता है और राजा युद्धों में हार सकता है, लेकिन गॉडजिला शब्द में गॉड का मतलब भगवान है और भगवान कभी नहीं हारता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।